ऑर्डर 39 इसको हम सिंपली कहते हैं टेम्परेरी इंजंक्शंस एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। टेम्परेरी इंजंक्शंस एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शंस? टेम्परेरी इंजंक्शंस का मतलब टेम्परेरी यू नो वेरी वेल, अस्थायी तौर पर। इंजंक्शन का मतलब है किसी को कोई डायरेक्टिव पास करना। एंड इंजंक्शन की अगर हम बात करें तो इंजंक्शंस हमारे पास जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इंजंक्शंस हैं, उनके अंदर अगर मैं जाऊं तो पहले उनको थोड़ा सा बता दूं आपको कौन कौन से इंजंक्शन रहते हैं हमारे पास। तो पहले आप वो लिख लीजिए, परपिचुअल ओब्लिक प्रोहिबिटरी इंजंक्शंस, है ना। और दूसरे हैं हमारे पास मैंडेटरी इंजंक्शंस। ये दो बेसिक इंजंक्शंस हैं जो कि कोर्ट के अंदर हम केस करते हैं। परपिचुअल और प्रोहिबिटरी इंजंक्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रोहिबिटरी जैसे नाम है, प्रोहिबिटरी मतलब प्रोहिबिट करना, किसी चीज को रोकना, किसी भी चीज को जो इलीगल हो रही है उसको रोकना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोहिबिटरी। एंड सेकंड वन इज मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन को अगर हम देखें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, तो मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब है किसी व्यक्ति को मैंडेट देना, किसी को डायरेक्शन देना टू डू समथिंग। इट इज फॉर प्रोहिबिट समथिंग एंड इट इज फॉर टू डू समथिंग। इन दोनों का बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब एक किस्म से अगर पूरब है तो दूसरा पश्चिम है, एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है। यहां रोकना है, यहां पर मैंडेटरी ने क्या करना है, उसको डायरेक्शन करनी है कि यू हैव टू डू इट। तो इन दो इंजंक्शंस के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो स्पेसिफिकली मेन रहता है वो रहता है प्रोहिबिटरी, परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या है? इफ सम राइट्स, लीगल और सिविल राइट्स ऑफ ए पर्सन आर बीइंग इन्फ्रिंज्ड, ही विल कम इन द सूट। क्लेम फाइल करेगा, कोर्ट के अंदर आएगा, कोर्ट के अंदर क्या करेगा, वो अपना क्लेम करेगा इन द शेप ऑफ प्लेट, इन द शेप ऑफ सूट। जब वो सूट फाइल करेगा तो कोई पर्पस होगा उसका। या तो वो कहेगा कि जो डिफेंडेंट है, अपोजिट पार्टी है, वो मेरी प्रॉपर्टी को एनक्रोचमेंट कर रही है, उसको डैमेज कर रही है, उसको लॉस पहुंचाने की कोशिश कर रही है, राइट। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर दोस्तों क्या होगा? ऐसी परिस्थिति के अंदर कोर्ट में जब केस फाइल होगा तो उसके अंदर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट से क्या सीख किया जाएगा? टू प्रोहिबिट दैट पर्सन। प्रोहिबिट, रोका जाए, प्रोहिबिट, ओके। बाय वे ऑफ प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, सूट जो होगा, दावे की जो बेसिक फ्रेम आउट होगा, दैट विल बी सूट फॉर परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। परमानेंट का मतलब क्या है? सदा के लिए इसको रोका जाए। दिस विल बी द फ्रेम आउट ऑफ द प्लेट। सूट फॉर परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, रेस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट, रेस्ट्रेन करना, रोकना है उसको, रेस्ट्रेनिंग, रोकना है उसको। किस चीज से? इलीगल एक्ट करने से। कैसा इलीगल एक्ट? ऐसा इलीगल एक्ट जो कि वो क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू डैमेज। या तो वो डैमेज कर रहा है ना, एनक्रोचमेंट कर रहा है, और
किसी को डिस्पोजेस करने की कोशिश कर रहा है और लॉस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जिसके बारे में केस है उसकी जो कंडीशन है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। एलिनिएट पांचवा हो गया, छठा हो गया चेंज। एलिनिएट का मतलब क्या होता है? एलिनिएशन, एलिनिएट का मतलब है उसको किसी और व्यक्ति को बेचने की कोशिश कर रहा है, उसको पर्टिकुलरली जो एक्चुअली जिसके पास लैंड है उससे किसी और को देने की कोशिश कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये है हमारे पास जो बेसिकली 6 ग्राउंड्स हैं। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कोर्ट से प्लेंट दायर करके परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन के अंदर डिक्री पास करने के लिए ऑर्डर लेंगे, डिक्री, क्योंकि सूट एंड इन डिक्री, एंड डिक्री होता है दैट द डिफेंडेंट शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरफियरिंग, डैमेजिंग, एनक्रोचिंग, डिस्पोजेसिंग, मेकिंग लॉस, alienating or changing the nature of the suit land. What is the suit land? Suit land is the subject matter of the case. तो जब भी हमारे प्लेंट इस तरीके से बनेगी, प्लेंट में ये सारी चीजें हमें डालनी पड़ेंगी। these are the cause of action friends। ये थोड़ा सा समझ लो इस चीज को। मेन प्लेंट के अंदर दे आर द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? द डिफेंडेंट इज ट्राइंग टू डैमेज द प्रॉपर्टी, एनक्रोच अपॉन द प्रॉपर्टी, डिस्पोजेस द प्लेंटिफ, मेकिंग एनी लॉस टू द प्रॉपर्टी, चाहे किसी भी तरह का लॉस है, उसकी डायमेंशन चेंज कर रहा है, उसको उखाड़ रहा है, उसको तोड़ रहा है, उसके ऊपर पेड़ काट रहा है, ये सारे लॉजिक के अंदर आते हैं। एलिनेट, उसको किसी और को देने की कोशिश कर रहा है या उसकी नेचर चेंज कर रहा है। तो दे आर द प्रोहिबिटरी डिक्रीज restraining the defendant, right? तो ये है हमारा पहला केस, परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। परमानेंट का मतलब फाइनली डिक्री पास करें मेरे हक में, उसके खिलाफ उसको रोकें। अब जब केस फाइल हो जाता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ केसेस, परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शंस, ये लिखा है मैंने, राइट? उसमें रेस्ट्रेन होगा, डिफेंडेंट को रोका जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, केस फाइल होने के बाद रिटन स्टेटमेंट आएगी, इतना लंबा प्रोसेस होगा, आगे तक जब एविडेंस देंगे, आर्गुमेंट करेंगे, इट विल टेक अबाउट ईयर्स। 2 महीने लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 8 साल लग सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द केस एंड द वर्किंग ऑफ द कोर्ट। इन जो ये बीच का गैप है फ्रॉम ऑर्डर 4 to 20 तक पहुंचने का, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से डिक्री लेने तक का, इस दौरान में मान लीजिए 2 साल या 8 साल लग रहे हैं, तो इस दौरान में अगर डिफेंडेंट ने कुछ कर दिया प्रॉपर्टी को, जो जिसके बारे में हमने सूट फाइल किया, इन दैट सिचुएशन हु विल स्टॉप हिम? अगर उसने वो काम कर दिया तो व्हाट इज द नीड ऑफ दैट सूट? उस डिक्री की क्या वैल्यू रहेगी? अगर मैंने कहा कि ही इज ट्राइंग टू चेंज द नेचर ऑफ द सूट लैंड, मेरा घर है, उसके ऊपर उस घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, दावा दायर हो गया, सूट चलेगा, लेकिन क्या हो रहा है बीच में? उस दावे के दौरान अगर वो उसको कोई ऑर्डर ना हो ऐसा कि वो इस काम को ना करे, उसको ना तोड़े, तो क्या करेगा? वो तोड़ देगा, दावा होगा, देखेंगे जैसे भी उसकी फेट आएगी। बट जिस पर्पज के लिए हमने सूट फाइल किया वो तो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको कोई बंदिश नहीं हुई डिफेंडेंट को ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। अगर उसको उस काम से नहीं रोका गया, देन ही विल बी एट लिबर्टी टू डू एच एंड एवरीथिंग, और द सूट ऑफ द प्लेंटिफ विल बी ऑफ नो यूज। कोई यूज नहीं होगा उसका, क्योंकि 6 साल बाद वहां तो समतल मैदान होगा, वहां पर तो मॉल बन चुका होगा, प्रॉपर्टी
के अंदर खेती बाड़ी हो रही है, वहां उसने पता नहीं मछली के टैंक बना देगा या कोई और प्रोजेक्ट शुरू कर देगा, या फिर किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए कोई केस फाइल हुआ है और उसकी नेचर को चेंज नहीं करना है और उससे लॉस हो रहा है प्लेंटिफ को, तो अगर उसको ना रोका जाए तो ही विल डू ईच एंड एवरीथिंग। बेचने से रोकना है, अगर उसने किसी को प्रॉपर्टी दे दी, देन व्हाट इज द नीड ऑफ स्टे, व्हाट इज द नीड ऑफ इंजंक्शन डिक्री? नो, मेरा पोजेशन था कि उस डिफेंडेंट ने कब्जा करके बैठ गया, देखेंगे अभी 8 साल तेरे को यहां लगाएंगे निचले कोर्ट में, 5-10 साल हाई कोर्ट में, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, 30 साल निकल गए, जिंदगी खत्म हो गई, तो इस प्रोहिबिटरी डिक्री का फायदा क्या हुआ? फॉर टू प्रोटेक्ट द डिक्री, टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, दिस इज द वर्ड, एंड्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस के एंड तक पहुंचना है। एंड क्या है? डिक्री है। जस्टिस शुरू कहां से हुई? जब प्लेट फाइल हुई, सूट इंस्टीट्यूट हुआ, वहां से वहां तक पहुंचने पे कोर्ट की ये जिम्मेवारी है। और सीपीसी में ये प्रोविजन है कि अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर लिटिगेशन किसी भी तरह की उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि जो इसकी एसेंस है, सूट फाइल करने की मंशा है, जो लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं या होने की संभावना है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। फॉर दैट पर्पज फ्रेंड्स, ऑर्डर 39 हैज बीन फ्रेम्ड। इन दिस ऑर्डर, जबकि हमारे पास ऑर्डर 20 के अंदर है फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री क्या आएगी यहां पर? परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। किसी व्यक्ति को गलत काम करने से रोकने के लिए वी विल गेट द डिक्री अंडर ऑर्डर 20, जजमेंट डिक्री, पूरा केस लड़ने के बाद। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, हाउ द पर्सन विल बी रिस्ट्रेन्ड, हाउ द पर्सन विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग एनी लीगल एक्ट, विच इज द एप्रीहेंशन ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ की एप्रीहेंशन क्या है? कि मेरे इस काम को ना किया जाए, डिस्पोजेस ना किया जाए, डैमेज ना किया जाए, सेल ना किया जाए, या एलिनेट ना किया जाए, उसमें मकान ना बना दिया जाए, उसकी नेचर चेंज ना कर दी जाए। दीज आर द एप्रीहेंशन ऑफ प्लेंटिफ, जिसके लिए डिक्री मांग रहा है। तो अगर ये डिक्री के दौरान कुछ हो जाता है तो कुछ नहीं है, खत्म है मैटर। लेकिन कोर्ट उस पर्टिकुलर लैंड की जो उस वक्त की स्थिति है, सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर, उसके लिए क्या करता है? 39 के अंदर देयर इज अ प्रोविजन टेम्परेरी इंजंक्शन, यहां परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, कोई भी चीज एज इट इज रहे जिसके बारे में केस चल रहा है, या उसमें किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस ना हो, जो इसकी एप्रीहेंशन है, उसके लिए आता है ऑर्डर 39। और ऑर्डर 39 के अंदर क्या है? टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। जो 39 है बेसिकली ये परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन और कुछ और ऐसी चीजों के लिए लगता है। तो परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन के बाद अगर बात करें तो सबसे पहले, इफ वी वांट टू इन्वोक ऑर्डर 39, दिस इज अ प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। दौराने दावा में कोर्ट कोई ऑर्डर पास करेगा टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट मैटर, और वो ऑर्डर होगा 39 के अंदर। दैट विल बी कॉल्ड एज टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन का क्या मतलब है? ड्यूरिंग द पेंडेंसी, ड्यूरिंग द लिस्ट, जितनी देर वो केस चल रहा है, जब तक डिक्री पास नहीं होती, तब तक ये पावर दे दी जाएगी टेम्परेरीली।
जैसी डिक्री में पास होने की संभावना है। डिक्री में अगर कोई ऑर्डर पास होना है, परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन का अगर लगता है पास होने वाला हो सकता है, तो उसके लिए कोर्ट की ड्यूटी है ऑर्डर 39 के अंदर ऑर्डर पास करे टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी इन इट्स ओरिजिनल शेप, जैसी थी जैसी है। लेकिन उसके लिए कोर्ट सुओ मोटो नहीं करेगा। भले ही कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, लेकिन इस सूट के अंदर व्हेन यू आर फाइलिंग ए सूट, प्लेंट फाइल कर रहे हैं अगर, तो प्लेंट के साथ आपको एक एप्लीकेशन और देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन होगी ऑर्डर 39 के अंदर। जब तक ये केस आगे बढ़ेगा, ऑर्डर 39 के अंदर कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। उस ऑर्डर को कहते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। हैव यू गॉट इट फ्रेंड्स टिल नाउ? बताइए। यस सर। फॉलो करके ना थोड़ा सा। तो यहां पर जो सिस्टम अब बन के आ रहा है वो क्या है? सबसे पहले आएगा मेन सूट। मेन सूट, मेन सूट क्या है? परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन का रेस्ट्रेन करना है। ये है हमारा प्लेंट। मेन सूट में आगे प्लेंट। अब इसके बाद ड्यूरिंग द पेंडेंसी के लिए क्या होगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस चीज की होगी? अंडर ऑर्डर 39 ये रहेगी टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन मीनिंग देयर बाय डिक्री पास होने तक, फाइनल एडजुडिकेशन होने तक जो भी स्थिति को बचाना है, अंडर दिस ऑर्डर, इस एप्लीकेशन में ऑर्डर करेगी कोर्ट, टेम्परेरी इंजंक्शन। अब टेम्परेरी इंजंक्शन की अगर हम बात करें, नाउ वी विल टॉक अबाउट टेम्परेरी इंजंक्शन। ओके, तो टेम्परेरी इंजंक्शन में मैंने ऑर्डर कहा ऑर्डर 39। 39 के अंदर रूल्स हैं अलग अलग, एज यूजुअल जैसे पिछले ऑर्डर्स के अंदर है, वैसे यहां पर भी क्या क्या हो सकता है। तो 39 के अंदर हमारे पास ऑर्डर है, पहला ऑर्डर है सॉरी रूल 1, फिर आता है रूल 2, फिर रूल 3, रूल 4। ये 4 को हमने इकट्ठे पढ़ना है ऑर्डर 39 के 1, 2, 3, 4। इन 4 रूल्स को हमने एक साथ देखना है। यहां सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इसको पढ़ने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक जगह और ले जाना चाहता हूं कि कब हम इनको इन्वोक कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। राइट, प्लेंट के अंदर अपना कॉज लिखा, अपनी उन्होंने ग्रीवियंस रखी प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ, परमानेंट इंजंक्शन। अगर कोर्ट को यह लगता है कि उसके अंदर जो केस है वहां पर देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सीड, यानी डिक्री प्लेंटिफ के हक में हो सकती है, वो कैसे? सब्जेक्ट मैटर को देखकर, कॉज ऑफ एक्शन को देखकर और प्रेयर क्लॉज को देखकर। सब्जेक्ट मैटर की कंडीशन क्या है, प्रेयर क्या है और कॉज ऑफ एक्शन क्या है, क्या वो इसके पैरामीटर में आ रहा है? वेदर प्लेंटिफ इज फुलफिलिंग ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग, क्या जो उसने प्लेन ड्राफ्ट करी है वो बिल्कुल सही तरीके से इसके हक में है? दूसरी चीज, क्या जो कॉज ऑफ एक्शन लिखा है वो कॉज ऑफ एक्शन वो कोर्ट उसको डिक्री दे सकता है? 2, क्या प्रेयर के अंदर प्लेंटिफ ने जो मांगा है क्या वो कोर्ट उसको दे सकता है? 3, और चौथी चीज आती है कि इस पर्टिकुलर प्रेयर के लिए प्लेंटिफ ने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले, वेदर ही इज एंटाइटल्ड फॉर दैट।
ये 4 चीजें हम देखेंगे, 4 थिंग्स, राइट। तो उन 4 चीजों को जब कोर्ट देख लेगा तो उसके बाद जब ये एप्लीकेशन के ऊपर आएगी बात, तभी कोर्ट इस एप्लीकेशन को देखेगा अंडर ऑर्डर 39 रूल। सर ये रिस्ट्रेंट डिफेंडेंट नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो रिस्ट्रेंट डिफेंडेंट ही तो कह रहा हूं मैं ओके ओके मैं सर, डिफेंडेंट को तो कह रहा हूं ओके ओके इतनी सर, देर से। यस सर यस। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफेंडेंट। रोकना किसको है? डिफेंडेंट को रोकना है। प्लेट किसने फाइल की? सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन की प्लेंटिफ ने। क्या मांग रहा है? रिलीफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट, उसको रोका जाए। दैट इज रिस्ट्रेन टू द डिफेंडेंट है। यहां पर जितना भी ऑर्डर आ रहा है वो डिफेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई का आ रहा है यहां पर अभी तक। लेकिन ये मत सोचना कि डिफेंडेंट के खिलाफ ही है, अभी आगे चलो देखते हैं क्या बनती है बात। तो यहां पर दोस्तों, अगर हमने कोर्ट ने ये देख लिया कि परमानेंट इंजंक्शन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स जरूरी है वो सेटिस्फाई कर रहा है प्लेंटिफ, इसके पास राइट टाइटल भी है, कॉज ऑफ एक्शन इसने बता दिया कि वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है या कर चुका है। 2, तीसरी चीज जो प्रेयर उसने मांगी है कि उसको रोका जाए। ये तीनों चीजें आ रही कि नहीं आ रही? अगर तीनों चीजें आ गई तो कोर्ट में क्या बनता है? सबसे पहले इसे कहते हैं प्राइमा फेसाई केस। प्राइमा फेसाई, प्राइमा फेसी कह सकते हैं इसको, अलग अलग सब अपने अपने तरीके से इसको बोलते हैं। प्राइमा फेसी केस या प्राइमा फेसाई केस का मतलब यह है कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस, जैसे ही प्लेट को हम पढ़ते हैं, क्या उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि प्लेंटिफ को लगता है कि कल को उसको वो रिलीफ मिल जाएगी जो इसने मांगी है। कोर्ट पहले अपने आप सेटिस्फाई होता है, तब वो देखेगा इस एप्लीकेशन को कि क्या इसमें जरूरत है ड्यूरिंग द पेंडेंसी भी उस सब्जेक्ट मैटर को बचाने की कि नहीं। कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड यूज करेगा। यहां पर जुडिशियल माइंड यूज करने के लिए इन ग्रेडियंट्स को देखकर कोर्ट पहले अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई करेगा जुडिशियली, क्या ऐसे नहीं बिना मतलब से, जुडिशियली, कि क्या ये जो डिक्री पास हो सकती है जो इसने मांगी, भले कल को डिसमिस हो जाए वो अलग बात है, वो प्लेंटिफ की अपनी नेग्लिजेंसी से होगी। लेकिन प्राइमा फेसाई स्टार्टिंग में कोर्ट ये प्रूव कर रहा है, इस मान रहा है इस चीज को अकॉर्डिंग टू प्लीडिंग कि ये डिक्री हो सकता है, राइट। उस कंडीशन के अंदर एप्लीकेशन 39 लगेगी, टेम्परेरी इंजंक्शन। फिर कोर्ट इसको देखेगा, अगर टेम्परेरी इंजंक्शन की आपने एप्लीकेशन दिया है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी भी उस प्रॉपर्टी को एज इट इज रहना चाहिए जब तक फैसला ना हो, तो वहां पर कोर्ट 3 चीजें देखेगा। फर्स्ट थिंग इज प्राइमा फेसाई केस है कि नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया प्राइमा फेसाई कैसे देखना। सेकंड है हमारे पास बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। थर्ड है हमारे पास इररिपेयरेबल लॉस। ये 3 कंडीशंस हैं। पहली है प्राइमा फेसाई केस, कि क्या प्लेंटिफ का जो केस है वो डिक्री हो सकता है, जेन्युइन तरीके से आया है, उसके राइट इन्फ्रिंज होने के इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट प्राइमा फेसाई, कन्विंस होना चाहिए कोर्ट कि इसके अंदर प्लेंटिफ को रिलीफ देनी जरूरी है। एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, मतलब कि अगर ये चीज ना हो और जो यहां लिखा गया अगर वो हो जाए तो लॉस किसका है, प्रॉपर्टी किसकी फेवर में है और बैलेंस किसकी फेवर में है, सहूलियत किसकी तरफ को है।
वो देखना है, दो चीज। तीसरी चीज इररिपेयरेबल लॉस। इररिपेयरेबल मतलब इतना सीरियस लॉस हो गया या हो सकता है अगर उस व्यक्ति को ना रोका जाए, रेस्ट्रेन ना किया जाए टेम्परेरी। वो कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिससे प्लेंटिफ को बहुत ज्यादा सीरियस लॉस हो सकता है। ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, लिख लिया आपने इन तीनों? यस सर। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और अंदर लेके जाता हूं। ये तीन ग्राउंड्स तो हमने देख लिए, बट हाउ यू विल डिसाइड कि ये तीनों चीजें कैसे हमने कोर्ट को सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट वन क्या आया? प्राइमा फेसाई केस। दूसरा आया बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। थर्ड आया इररिपेयरेबल लॉस। ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आपने टेम्पररी इंजंक्शन लेना है। और अगर शॉर्ट टर्म में इसको जनरल लैंग्वेज में बोला जाए, इट इज अबाउट स्टे। जो हम नेचुरली समझते हैं, स्टे हो गया जी, स्टे कर दिया कोर्ट ने। टेम्पररी इंजंक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग मतलब किसी चीज को वैसा ही ऑर्डर कर दिया जैसा कि फाइनल डिक्री होने पे आना है। टिल देन, उस टाइम तक जब तक डिक्री पास नहीं होती, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टे ऑर्डर। इसी को हम टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टे एंड टेम्परेरी इंजंक्शन, राइट? तो आपने इसको अपने माइंड में रखना। अब यहां प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररिपेयरेबल लॉस, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कोर्ट के अंदर? कैसे हम कोर्ट को संतुष्ट करेंगे? क्यों? क्योंकि ये थ्रेशोल्ड के ऊपर है, अभी केस फाइल ही हुआ है हमारा। ये जस्ट फाइल द केस। तो केस फाइल होने पर ना तो एविडेंस है, ना कोई रिटन स्टेटमेंट है, ना कोई और चीज है। अभी तक कोई कोर्ट के पास देखने के लिए और कुछ नहीं है। सिर्फ इतनी चीजें हैं कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है प्लेंट के रूप में, और इसमें क्या है? प्लीडिंग्स है प्लस डॉक्यूमेंट्स जो उसने लगाए हैं, प्लेंटिफ ने लगाए हैं। फर्स्ट हैंड पे कोर्ट ये देखे, यहां से ही कोर्ट अपनी डिराइव करेगा अपनी कॉन्शियस कि क्या ये बनता है कि नहीं बनता है 39(1)(2) का मैटर, ऑर्डर 39 का। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत पहले आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं, मैंने 5-6 बार बोल दिया होगा कि सीपीसी जो है, सिविल प्रोसीजर कोड, रन्स विद पोजेशन। कब्जे से सीपीसी चलती है, ना कि ओनरशिप से। ओनरशिप भले ही है, लेकिन अगर पोजेशन नहीं है तो यू विल नॉट गेट एनी इंजंक्शन। परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन के लिए, स्टे ऑर्डर के लिए, पीपी इंजंक्शन, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के सामने? थ्रू आवर प्लीडिंग एंड डॉक्यूमेंट कि वी आर और द प्लेंटिफ इज इन पोजेशन ऑफ द सूट लाइफ। पोजेशन, भले ही पोजेशन किसी भी तरह से हो, वो ओनर हो, वो मॉर्गेज के थ्रू पोजेशन में हो, किसी व्यक्ति ने इंडक्स लीज से हो, लाइसेंस से हो, या फिर वैसे ही उसने लॉन्ग टर्म उसका कब्जा चला रहा है पीसफुल। देयर मे बी एनी कंडीशन, किराएदार हो, वो भी पोजेशन है। तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर जब कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म पोजेशन या राइटफुल पोजेशन क्या होता है? प्लस ओनरशिप और थ्रू सम डॉक्यूमेंट, या तो वो अपने आप मालिक भी है और कब्जे में भी है, या फिर वो किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से कब्जे में आया है। दो, या वो जबरदस्ती कब्जे में आया है,
लेकिन उसको इविक्ट नहीं किया गया है फॉर लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक उसको प्लेंटिफ ने छेड़ा नहीं, तो दैट विल ऑल्सो बी टेकन एज ए पोजेशन टू प्रोटेक्ट अंडर सीपीसी। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वहां पर, किसी भी व्यक्ति को पोजेशन से नहीं निकाला जा सकता, या तो वो ओनर इन पोजेशन है तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, अगर वो थ्रू सम डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या देखा गया है और उसमें कब तक उसका था, या फिर वो जबरदस्ती किसी तरीके से कब्जे में आ चुका है, पहले से लगातार उसको खेतीबाड़ी करता था ईमानदारी प्यार से और वो कब्जा शुरू कर दिया, प्लेंटिफ जरा थोड़ा गरीब था या कमजोर था, वो उसका कब्जा नहीं छुड़ा सका, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर तो कोई व्यक्ति है ओनर इन पोजेशन, मालिक भी है और कब्जे में भी है, तो इसका कब्जा किसी भी हालत में नहीं छुड़ाया जाता, अब तो इसको प्रोटेक्ट करना ही करना है। लेकिन अगर इस तरीके से भी कोई कब्जे के अंदर है, जब तक ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सूट फॉर पोजेशन डाल के उसको क्लियर नहीं किया गया, उसके अगेंस्ट डिक्री नहीं ली प्लेंटिफ ने पोजेशन की डिक्री, तब तक वो उसी कब्जे में रहेगा। कौन? डिफेंडेंट, भले वो कब्जा उसका इलीगल है या वो राइटफुल नहीं है, पर लॉन्ग टर्म का है, तो दैट विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सीपीसी। तो जब आपको पता है कि सीपीसी रन्स विद पोजेशन, जिसका कब्जा नहीं, नो सूट फॉर इंजंक्शन, नो सूट फॉर टेम्परेरी परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन की बात हो रही है सिर्फ, ओनली फर्स्ट टाइप ऑफ सूट, किसी को भी रेस्ट्रेन नहीं किया। रेस्ट्रेन किस चीज से करना? जब कब्जा नहीं है प्लेंटिफ के पास। रेस्ट्रेन तो तब किया जाएगा जब उसके पास पोजेशन है और उसको वहां से इविक्ट ना किया जाए, मुझे मत निकाला जाए, मुझे तंग मत किया जाए, तो है इसकी जरूरत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजेक्शन का सूट करना है, फर्स्ट टाइप ऑफ सूट करना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सबसे इजीएस्ट एंड नंबर 1 सूट है ये। तो इस वक्त आपको प्रूव क्या करना है कि प्लेंटिफ जो है वो पोजेशन में है किसकी? सूट प्रॉपर्टी, ओनली पोजेशन। अगर वो, और पोजेशन कहां से साबित होगा? आइदर थ्रू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का क्या मतलब है? जमाबंदी, पर्चा, जहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर उस व्यक्ति का, उस जो मैंने आपको जमाबंदी पढ़ाई थी बहुत पहले, शायद आपको नहीं कराई है, एक लेक्चर में आपको उसका दिखा दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपको बहुत काम आएगा। जमाबंदी एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट या दूसरे एक्ट के अंदर जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा, हाउ द रिकॉर्ड ऑफ राइट आर फ्रेम्ड, और रिकॉर्ड ऑफ राइट में कैसे किस व्यक्ति की क्या पोजीशन होती है। आई विल गिव यू दैट पर्टिकुलर। आप में से किस किस ने देखा है अभी तक वो? Who were in the class? सर मैं था। I have seen कौन sir. है? हरीश? Yes sir. Sir, just हरीश ने miss it. देखा, जसमीत ने भी देखा है, और बस मैंने भी सर, मैंने भी देखा। मैंने भी देखा। डोलमा, डोलमा, ममता, 4 ने देख लिया है। चलो एक बार फिर देख लेना, उससे क्या हर्ज है? अगर सबको फायदा हो जाए तो आपका रिपीट हो जाएगा, है ना? Yes sir. Yes. एक आधे दिन में आपको मैं उसका एक यहाँ पे डेमो दे दूंगा, रिकॉर्डेड क्लास है वो, उसको आपने सुन लेना, या उसको सुबह देख लेंगे। अगर शाम की क्लास को हमने कंटिन्यू रखना है, इट विल बी डिसाइडेड। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर फ्रेंड, सबसे पहले जो कॉलम ऑफ पोजेशन है वहां पर प्लेंटिफ का कब्जा है कि नहीं है, कोर्ट सबसे पहले वहां देखेगा। मैंने कहा था ना, प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरिटेबल लॉस, इन 3 चीजों में सबसे पहले कोर्ट देखेगा प्राइमा फेसाई कि इस व्यक्ति की शुरुआती दौर में एंटाइटलमेंट बनती है कि नहीं। तो कहां से बनेगी एंटाइटलमेंट? वो बनेगी पोजेशन के कॉलम से,
या तो कोई डॉक्यूमेंट होगा ऐसा जो कि जिससे इसको कब्जे में रखा गया है, कोई लाइसेंस है, लीज है, रेंट है, मॉर्गेज है, वो है डॉक्यूमेंट्स, कब्जे में उसको रखा गया है उस डॉक्यूमेंट के थ्रू, भले वो रिकॉर्ड ऑफ राइट में नहीं है उसकी दर्ज, पर अगर इसकी एवज में वो कब्जे का कोई डॉक्यूमेंट भी है, कोई एग्रीमेंट है कि ये मेरे इसमें कब्जे में रहेगा, मकान मैंने इसके पास रखा है, या ये इसके ऊपर दुकान करेगा, वो सारी चीजें हैं, दैट मे बी द एग्रीमेंट। हम दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है रिगार्डिंग पोजेशन। अगर तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में उसका पोजेशन दर्ज है तो इट इज द फर्स्ट एंड द बेस्ट केस। इसमें नहीं है भले ही पोजेशन के कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, प्लस कोई डॉक्यूमेंट है जिससे तुम अपना कब्जा साबित कर रहे हो, प्राइमा फेसाई। अभी एविडेंस की बात नहीं आ रही है दोस्तों, ऑन पेपर प्लीडिंग प्लस डॉक्यूमेंट, दोनों ये जो चीजें हैं क्या वो इस चीज को प्रूव कर रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमा फेसाई। व्हेन यू हैव टू इन्वोक 39, दिस इज द बेसिक एंड अटमोस्ट कंडीशन। प्लेंट के साथ प्लीडिंग प्लस डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड ऑफ राइट इज अ डॉक्यूमेंट और एनी डॉक्यूमेंट अदर देन विच आई हैड जस्ट narrated बिफोर यू, वो है पोजेशन की। रिकॉर्ड ऑफ राइट में दो तरह से हो सकता है, ओनरशिप के कॉलम में, फोर्थ कॉलम में भी ये व्यक्ति हो सकता है राम इज इन द कॉलम ऑफ ओनरशिप एज वेल एज इन पोजेशन, स्वयं पास लिखा होता है वहां, तो ये इसका सबसे बेस्ट टाइटल है फॉर सीपीसी टू ग्रांट सम स्टे और सम थिंग्स। फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम के अंदर अगर कोई व्यक्ति प्लेंटिव अगर वहां एंटर्ड है, इट इज द बेस्ट एंड द बेस्ट एविडेंस, प्राइमा फेसाई केस बनता है। दूसरी बात आती है कि क्या प्लेंटिव का जो पोजेशन है उसके साथ डिफेंडेंट का कहीं कोई नाम तो नहीं है साथ में, हो सकता है राम प्लस श्याम, दो भाई हैं, इन दोनों भाइयों का यहां भी नाम है, यहां भी नाम है, एक करना चाहता है दावा दूसरे के ऊपर डिफेंडेंट बना के कि श्याम मेरे जो मेरा हिस्सा है उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा है, ये कुछ और तरह का केस हो जाता है जी। यहां पर दोनों का पोजेशन है, अब स्टे किसको दिया जाएगा, ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तीसरा आता है ऐसा कि जिस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, या फिर ऐसा होता है तीसरे टाइप का केस, देखो इसको मैं थोड़ा सा ये हॉट पॉच हो गया यहाँ पे काम, इसको भी बड़े अच्छे से समझाता हूं आप लोगों को। मैं बेसिकली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं फ्रेंड, इसको आपने अपने एकेडमिक स्टाइल से इसको समझ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या क्या देखना होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 कंडीशन क्या होगी, प्लेंटिव जो है, प्लेंटिव या तो वो होगा इंक्लूसिव, इसको अलग शब्द में ले लेते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंटली एक्सक्लूसिव होगा, मतलब अकेला इंडिपेंडेंट। वहां कहां, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम की बड़ी जरूरत है यहां पर। डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड ऑफ राइट, रिकॉर्ड ऑफ राइट डॉक्यूमेंट है उसके फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम में, यहां पर भी प्लेंटिफ है, यहां पर भी प्लेंटिफ है। दिस इज द बेस्ट एविडेंस, प्राइमा फेसाई एविडेंस। इसके एक्सक्लूसिव है यहां पर, ना तो यहां वो किसी के साथ है ना यहां किसी के साथ है, और यहां दोनों जगह पे या इस जगह पर बेसिकली देखना है हमने, इसको तो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन यहां देखना है फिफ्थ कॉलम में कि ये जो व्यक्ति है प्लेंटिव, ये जो यहां पर एंटर है ये अकेला है, एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, और जो डिफेंडेंट है फिफ्थ
नंबर कॉलम के अंदर डिफेंडेंट का कोई नाम नहीं है, ही इज नॉट देयर, एब्सेंट है। ओनली प्लेंटिफ ही है एक्सक्लूसिव, अकेली प्रॉपर्टी का मालिक, और कब्जे में मालिक तो है बस कब्जे के अंदर। मालिक 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन यहां पर किसका कब्जा है, एक्सक्लूसिव इसका है कि नहीं है, ये और डिफेंडेंट का वहां कोई नाम नहीं है, तो दैट इज द बेस्ट प्राइमा फेसाई केस टू प्रोटेक्ट द पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ। एक चीज। दूसरी जगह पर आता है हमारे पास को ओनरशिप, को ओनर और को शेयरर, ये है हमारी दूसरी कंडीशन। एंड द पर्सन्स हु हैव टेकन दैट क्लास ऑफ रेवेन्यू, वहां मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को ओनर एंड को शेयरर। अभी इसको छोड़ दो, इट विल बी क्लियर इन द क्लास विच आई विल गिव यू ऑन शेयरिंग। ओके, को ओनर को शेयरर का मतलब है प्लेंटिफ एक्सक्लूसिव नहीं, अकेला है, अकेला नहीं है, पोजेशन नॉट ऑडिबल है। आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को मेरी? आ रही है सर। डोलमा जी शायद आप कहीं सिग्नल की आपकी थोड़ी वीक आ रही है, मुझे लग रहा है आप सिग्नल थोड़ा ठीक करें अपना, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई जिससे हमारी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्या आता है, जमाबंदी को देखा जाएगा, वहां पर प्लेंटिफ अकेला नहीं है बल्कि अपने और भाइयों या साथियों के साथ एंटर है। कहां? कॉलम नंबर 5 के अंदर। Excuse me, sir. So your voice is not clearly audible and sir it is echoing. But there is no problem from this side. It is your network problem. Every person is hearing very properly. I had just inquired about it. Is there any problem to any other person regarding audio? That's not No, sir. clearly audible. Not at all. It is loud and Not at all, sir. Okay. voice But is everywhere that is, यहां से 100% 100 Mbps पे जा रही है सारी साउंड, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पे जा रही है। अब आगे वो अपने सिग्नल को कैसे प्रोवोक कर रही है, दैट इज, अब दिस इज नॉट इन माय हैंड, इट विल कम। हो सकता है मौसम खराब है, कई बार हो जाता है बेटे, डोंट वरी, डोलमा नोज ऑल दिस थिंग, उसको ये प्रॉब्लम नहीं है इतनी। जहां पे ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है शी नोज, राइट। चलिए, कॉलम नंबर 5 के अंदर, कॉलम नंबर 5 के अंदर प्लेंटिफ अकेला नहीं है बल्कि किसके साथ है, जैसे यहां अकेला है, मान लीजिए राम सन ऑफ हरि, ये है अकेला, इंडिविजुअल, कॉलम नंबर 5 पोजेशन के खाने के लिए, ठीक है। अब दूसरी जगह क्या होता है, राम प्लस श्याम सन्स ऑफ हरि, ऐसे। तो यहां 2 आ गए, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, जो भी शेयर होल्डर है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और पोजेशन में है। इसमें से जिसने केस करा वो ये है, जिसके ऊपर करा वो ये है। अब यहां सिचुएशन चेंज हो गई। फर्स्ट कॉलम के अंदर पहली कंडीशन में ही वॉज एक्सक्लूसिवली ओनर इन पोजेशन, ओनर के खाने 4 नंबर में भी और 5 नंबर के अंदर भी, और डिफेंडेंट का कहीं कोई नाम नहीं है, तो वो कहलाया जाएगा डिफेंडेंट स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, राइट। स्ट्रेंजर का मतलब है अनजान आदमी, जिसका कोई हक नहीं है इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो एवरी टाइम फ्रेंड, स्टे और सूट और एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 अगर आपने फाइल करनी है तो अगेंस्ट स्ट्रेंजर अगर है जिसमें डिफेंडेंट का कहीं भी रिकॉर्ड में नाम नहीं है, दैट इज द बेस्ट सूट। सबसे इजीएस्ट सूट होता है जहां पे स्ट्रेंजर है, डिफेंडेंट उसका कोई हक नहीं है। प्लेंटिफ 99 नंबर खसरा नंबर का मालिक है, डिफेंडेंट 100 नंबर का है, लेकिन यहां पे उसका कोई नाम नहीं है, वहां प्लेंटिफ का नाम नहीं है,
लेकिन दावा सब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या है, 99 है। तो यहां के लिए ये व्यक्ति स्ट्रेंजर होगा। जैसे दो पड़ोसी हैं, मेरा अपना परिवार है, उसका अपना परिवार है हम दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन अगर परिवार की बात, अपने राइट्स की बात आएगी तो मेरा परिवार अलग है, मेरे लिए वो दूसरा परिवार है, उसका कोई हक नहीं है मेरे घर के अंदर आने का मन मर्जी, मैं पड़ोसी हूं जी, मैं चल पड़ा। देयर आर सर्टेन राइट्स विद अस टू प्रोटेक्ट आवर राइट। हाँ पड़ोसी हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो हक जताने आ जाए बिना किसी कारणवश तो उसका 1% भी हक नहीं। दिस इज द सिचुएशन हियर। तो यहां पर स्ट्रेंजर का जो सूट है, स्ट्रेंजर के खिलाफ जहां 5 नंबर कॉलम के अंदर डिफेंडेंट एंटर नहीं है, 4 और 5 के अंदर नहीं है, या कहीं भी जमाबंदी के अंदर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इट इज ए सूट अगेंस्ट स्ट्रेंजर, प्राइमा फेसाई केस बनता है, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर कॉलम नंबर 4 और 5 के अंदर को शेयरर हैं और दावा इन दोनों के बीच में चल रहा है, इट इज ए सूट अगेंस्ट को शेयरर और को ओनर। सेकंड कंडीशन, बिटवीन द पार्टीज हु आर ऑन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इन्हीं के बीच में मुकदमा हो गया है आपस में, को शेयरर और को ओनर के बीच में, तो इसे कहते हैं हम सूट अगेंस्ट को शेयरर और को ओनर। मैं दोनों शब्द अलग अलग बोल रहा हूं, इसका मतलब है बताऊंगा। 2 हो गया। तीसरा सूट कैसा होता है फ्रेंड्स? तीसरी तरह का सूट इंजंक्शन के अंदर आता है, मतलब परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन की बात हो रही है सिर्फ। वहां पर क्या है, प्लेंटिफ ओनर है ना, ओनर है, और ओनर के साथ साथ क्या है, जो डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ ओनर भी है, 4 नंबर में भी है और 5 नंबर में भी दर्ज है, लेकिन जिस सब्जेक्ट प्रॉपर्टी की बात हो रही है वहां पर इकट्ठे तौर पर डिफेंडेंट भी पोजीशन में है। डिफेंडेंट पोजीशन में है। इसमें क्या था, देखो यहां थोड़ा सा आपके माइंड में कुछ थोड़ी कंफ्यूजन आ सकता है। यहां पर प्लेंटिफ प्लस डिफेंडेंट दोनों कॉलम नंबर 4 ओनरशिप में भी है और 5 में भी है। ये एक अलग से सूट बिटवीन को ओनर को शेयरर। लेकिन दूसरी जगह क्या हुआ, प्लेंटिफ ओनर में भी है, 4 नंबर खाने में भी है और 5 में भी है, लेकिन 4 में डिफेंडेंट नहीं है, मीनिंग देयर बाय डिफेंडेंट इनका को ओनर को शेयरर नहीं है, लेकिन वो 5 नंबर में प्लेंटिफ के साथ इन्वॉल्व है, 5 नंबर में उसका नाम चढ़ा है डिफेंडेंट का भी। ऐसा हो सकता है क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ ने हो सकता है आधी जमीन उसके पास किसी पर्पस से उसके पोजीशन में दी हो, किसी भी डॉक्यूमेंट से दी हो सकता है एक मंजिल एक मकान ऐसा है जिसके 2 कमरे प्लेंटिफ के पोजीशन में हैं और 2 कमरे उसने किराए पे दिए हैं डिपेंडेंट को, और वो चढ़ चुका है रिकॉर्ड के ऊपर। लीज हो सकती है, लाइसेंस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर प्लेंटिफ पोजीशन में भी ओनरशिप में है, पोजीशन में है, लेकिन डिफेंडेंट उसके साथ पोजीशन के अंदर है, तो मैंने आपको कहा था कि सीपीसी ओनली लुक्स अबाउट पोजीशन, तो पोजीशन दोनों का आ गया ना, तो ऐसी कंडीशन में अलग तरह का केस होगा। इंटरसी बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, बोथ आर इन पोजीशन। फिर वहां कोर्ट को यह देखना है कि राइटफुली कौन बैठा है और किसको लॉस होने वाला है अगर उसको निकाल दिया जाए या उसको ड्यूरिंग पेंडेंसी इविक्ट कर दिया गया, तो ये थर्ड तरह का है। चौथी तरह का केस ऐसा होता है फ्रेंड, जहां पर कि प्लेंटिफ 4 नंबर कॉलम में ओनरशिप में है, लेकिन वो 5 नंबर कॉलम में वहां पोजीशन में सिर्फ डिफेंडेंट बैठा है। 4 कंडीशन मैंने बता दी आपको। यहां पर चौथा नंबर ओनरशिप का कॉलम होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, वहां पर प्लेंटिफ का नाम है, लेकिन उसका नाम 5 नंबर में पोजीशन कॉलम में नहीं है, बल्कि वहां पर डिफेंडेंट का ही नाम है।
डिफेंडेंट का 4 नंबर में नहीं है, 5 में है, और प्लेंटिफ का 4 में है लेकिन 5 में नहीं है, पोजेशन में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हमारे पास प्लेंटिफ को देने के लिए कुछ है या नहीं? दैट विल बी टेकन अप फ्रॉम द पोजेशन थ्योरी ऑफ सीपीसी। पोजेशन किसका है? पोजेशन है डिफेंडेंट का, प्लेंटिफ भले ही मालिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दीज थिंग्स, ओनर एंड पोजेशन के अगर बीच में बात आए और इंजंक्शन का सूट हो तो कोर्ट किसको फर्स्ट मानेगा? पोजेशन वाले को मानेगा, उसका प्रोटेक्ट करना। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो हम इंजंक्शन मांग रहे हैं वो यहां नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्लेंटिफ पोजेशन में नहीं है, भले ही वो ओनर है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के अंदर उसको निकाल सकता है। लेकिन आज की डेट में इंजंक्शन सूट अगर ये प्लेंटिफ करेगा कि उसको रोका जाए, तो रोकना किस चीज से? वो ऑलरेडी पोजेशन में बैठा है, उसके बाद अथॉरिटी है उस चीज को यूज करने की। तो इन दैट कंडीशन फ्रेंड इंजंक्शन नहीं मिलेगा। और ये है प्राइमा फेसाई केस की कंडीशन। प्राइमा फेसाई केस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी पर्सन इन ऑल दीज सूट द प्लेंटिफ हैव टू शो, क्या? प्लेंटिफ को शो करना पड़ेगा पोजेशन। अगर वो पोजेशन नहीं कर पाया तो प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता। प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता अगर, तो स्टे भी नहीं। तो आज 1 घंटा हो गया हमें, पूरा 9 o'clock हो गए हैं।